नमस्कार, क्विक कॉन्सेप्ट के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं नार्को टेस्ट की। आप सभी ने देखा कि पिछले 1 वर्षों में नार्को टेस्ट बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, चाहे वो श्रद्धा आफ्ताब केस हो, चाहे वो ब्रजभूषण केस हो। हमने यहाँ पे हर बार एक टर्म सुना, दैट इज नार्को टेस्ट। इसी के साथ हमने सुना पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग। तो आज इन्हीं तीनों के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को लेकर के क्या आदेश जारी किए हैं, क्योंकि यह विगत वर्षों में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए, हर बार हमने न्यूज़पेपर में इस नार्को टेस्ट के बारे में जरूर सुना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपके एथिक्स पेपर 4 में भी इसे एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहां पर बात एथिक्स की भी आ जाती है और साथ ही साथ हमारे अधिकारों की भी आ जाती है कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि हमारा कोई ब्रेन मैपिंग कर सकता है, हम क्या सोच रहे हैं इसको भी समझ सकता है। तो ये मुद्दा थोड़ा सा संगीन हो जाता है और इसी पर आज हम करने वाले हैं चर्चा कि ये क्या होता है। आप देखोगे न्यूज में ये काफी बना रहा है। यहाँ पर जब श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस हुआ तब भी यहाँ पे नार्को टेस्ट की बात की गई, ब्रजभूषण केस चाहे वो रहा हो, यहाँ पर तब भी इसकी बात की गई। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार ये नार्को टेस्ट होता क्या है। लेकिन इससे पहले हम एक बात करेंगे, क्या आप में से कितने लोग सुहानी शाह को जानते हैं जो माइंड रीडिंग करती हैं? आपने देखा होगा वो काफी ट्रिक्स, वो कहती है कि आप कुछ भी पेज पर लिखिए मैं आपको बता दूंगी, आप कुछ भी सोचिए मैं आपको बता दूंगी, आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, ये सारी चीजें वो क्या कर लेती हैं, पढ़ लेती हैं। लेकिन कैसे और किस प्रकार से, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा रहता है। तो देखिए, जब भी हम बात करें, जैसे अभी मैं नॉर्मली आपसे बात कर रही हूं, तो हमारी कुछ हार्ट बीट है, कुछ पल्स रेट है, यानी कि हम किसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं तो उसके दौरान हमारा जो हाव भाव है वो बताता रहता है कि किस प्रकार से हम उस पॉइंट को सोच रहे हैं या ले रहे हैं। अगर आपसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ पूछे और वहां पे आपको 4-5 नंबर दे दे कि बताइए, आपसे बस कोई ऐसा क्वेश्चन करेगा कि मुझे बस इतना बता दो कि 2 डिजिट में आपका डेट ऑफ बर्थ है या 1 डिजिट में है, फिर आपको 1 से लेकर के 10 तक वो नंबर देगा। कई बार ऐसा होता है जब आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा तो उस टाइम आपके हाव भाव, आपका बॉडी, आपकी आंखें चमक जाएंगी। इसे कहते हैं माइंड रीडिंग। यानी कि आप वहां पर, ऐसे तो आप सिंपल से हो, लेकिन आपकी बॉडी कहीं ना कहीं अंदर से रिएक्ट कर रही है, यानी कि आपका माइंड रिएक्ट कर रहा है। यही होता है आपका ब्रेन मैपिंग, यही होता है आपका पॉलीग्राफी टेस्ट, यही होता है आपका नार्को टेस्ट। खाली बस इसको आप मशीन से जोड़ दीजिए, आपकी आंखें चमकने लगेंगी। वहां पर इंसान को समझ में आ जाता है कि हाँ, यहां पर शायद इसका इस चीज से कोई कनेक्शन है। तो ये तो रहा सिंपल भाषा में हमने समझा कि कैसा होता है। अब यही हम समझेंगे कि कैसे पुलिस प्रशासन इसका प्रयोग करता है, कैसे केसेस को सॉल्व करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नार्को टेस्ट को यदि सिंपल भाषा में समझे तो यह एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है, यह झूठ पकड़ने की तकनीक है। इसके तहत किया क्या जाता है, तो इसके तहत जो भी संदिग्ध है, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसने मर्डर किया है, इसने बलात्कार किया है, तो उस व्यक्ति की बॉडी में कुछ सिम्टम, कुछ दवाइयां जो होती हैं वो इंजेक्ट कर दी जाती हैं। अब ये दवाइयां कौन सी होती हैं जो इंजेक्ट की जाती हैं, और उन दवाइयों के इंजेक्ट करते ही वो व्यक्ति सच कैसे बोलने लगता है। तो जब ये दवाइयां उस व्यक्ति की बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती हैं तो उस समय वह व्यक्ति कृत्रिम निद्रा अवस्था में पहुंच जाता है। इस कृत्रिम निद्रा अवस्था में हमारा जो तार्किक बुद्धि है, जिससे हम अपना झूठ का आंसर क्रिएट करते हैं या फिर हम किसी चीज को तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं, वो हमारी तार्किक बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। उस समय यह माना जाता है कि वह व्यक्ति जो कह रहा है वह शायद सत्य कह रहा होगा। लेकिन यहां पर भी एक दिक्कत है कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तभी इसके संबंधित कुछ मुद्दे उठाए और यहां पर अपनी कुछ दिशा निर्देश दिए। यहां पर यह नहीं होता है कि 100% वो सही ही कह रहा होगा, क्योंकि कई बार लोग जो होते हैं वो अपनी बॉडी को इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी पल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहां पर यह मुद्दा रहता है। तो चलिए अब इसको सीधे सीधे समझते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। इस टेस्ट में जो दवाई आपकी इंजेक्ट की जाती है बॉडी में, वहां पर सोडियम पेंटोथल, स्कोपोपोलामाइन और सोडियम एमाइटल, ये दवाइयां होती हैं जो उस संदिग्ध के शरीर में इंजेक्ट कर दी जाती हैं बाय इंजेक्शन। ठीक है, यह दवा व्यक्ति को एक कृत्रिम निद्रा अवस्था या फिर आप कहते हो हिप्नोटाइप कर दिया जाता है कि हिप्नोटिक हो जाता है वो व्यक्ति। उस अवस्था में कोई भी यदि उससे प्रश्न पूछेगा तो ये मानते हैं कि वो सही ही उत्तर देगा। और ये जो सारा कार्य किया जाता है, जो भी अपराधी है, ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया और बस इंजेक्शन जो है उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, या फिर मुझे जानना है क्योंकि वो सही नहीं बोल रहा है, कॉपरेट नहीं कर रहा है तो मैंने इंजेक्ट कर दिया। जो भी
वो व्यक्ति है, संदिग्ध है, पहले उसकी पूरी शारीरिक जांच करी जाती है, उसका वजन, उसकी आयु, उसके लिंग, उसके अनुसार उसको ये जो दवाई की मात्रा है ये दी जाती है, वरना ये कई बार गलत रिएक्शन भी कर सकती है और वह व्यक्ति जो है वह कोमा में भी जा सकता है। इसीलिए ये जो पूरा कार्य किया जाता है ये डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाता है और बाकायदा उस पेशेंट का वीडियो भी बनाया जाता है, नॉट पेशेंट, वो जो संदिग्ध व्यक्ति है उसका वीडियो भी बनाया जाता है। तो आप देखोगे इस अवस्था में व्यक्ति झूठ बोलने में असमर्थ होता है और सही जानकारी देता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये नहीं है कि वो जो भी बोल रहा है वो 100% सही ही होगा, ठीक है। इसके बाद जांच एजेंसियों द्वारा संबंधित व्यक्ति से डॉक्टर की मौजूदगी में पूछताछ की जाती है और वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। परीक्षण के दौरान इंजेक्शन में दिए जाने वाले पदार्थ की मात्रा व्यक्ति के लिंग, आयु, स्वास्थ्य व शारीरिक स्थिति के अनुसार तय की जाती है। अभी आप देखोगे कि ये जो सारी चीजें सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पर क्या है, बॉडी पदार्थ है जो बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें पॉलीग्राफी टेस्ट की और ब्रेन मैपिंग की, तो यहाँ पर कोई पदार्थ इंजेक्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि पल्स रेट चेक की जाती है। जब पॉलीग्राफी टेस्ट होता है तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, कार्डियो कफ लगाए जाते हैं। कौन सी चीजें? दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है आपके कार्डियो कफ लगाए जाते हैं, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रोड और कार्डियो कफ उसकी बॉडी में लगाए जाते हैं, देन उससे क्वेश्चन किया जाता है, तब उनका बीपी, पल्स रेट, ठीक है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, ये सारी चीजें देखी जाती है और उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हाँ यह व्यक्ति जो है इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। क्योंकि इससे होता क्या है, जब उस केस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो उसकी बीपी में, बॉडी यानी कि उसकी पल्स में चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है, उसकी हार्ट बीट में चेंजेस आने लगते हैं, जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति इसमें क्या है, शामिल है इस केस में या फिर जुड़ा हुआ है इस केस से, ठीक। वहीं यदि मैं बात करूं ब्रेन मैपिंग की, तो आप ब्रेन मैपिंग में देखोगे कि कुछ इस प्रकार से ब्रेन मैपिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे कुछ पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं, ब्रेन में लगा दिया गया है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर व्यक्ति को कुछ इमेजेस शो की जाती हैं टीवी में, चाहे वो कार्टून, और वहां पे उसको एक बंद कमरे में बिठा दिया जाता है, उससे पूछताछ करने के लिए कोई नहीं होता है, सिर्फ एक टीवी होती है जो वहां पे उससे पूछताछ करती है किस प्रकार से। तो वहां पे उसको कार्टून्स दिखाए जाते हैं, कुछ वहां पर उसको गाने दिखाए जाते हैं, कुछ एक्टर्स की फोटो दिखाई जाती है, तो वो नॉर्मल स्टेट में होता है कि उसे कार्टून देख रहा है तो उसके माइंड में कुछ चल रहा होगा। इस समय क्या होता है, आपकी माइंड की जो तरंग है, वेव्स हैं, उनको देखा जाता है कि वो सिमिलर है, ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है, नॉर्मल है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी माइंड की वेव्स जो होती हैं वो नॉर्मल ही होती हैं, ठीक है। इसी बीच जब उसको कार्टून दिखाया जा रहा है, एक्टर्स की फोटो दिखाई जा रही है, कोई सॉन्ग दिखाया जा रहा है, तो उससे जुड़ी हुई चीजें वो सोचेगा और साथ ही उसका जो माइंड की वेव्स हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी। लेकिन जैसे ही उस केस से जुड़ी हुई चीज उसे कुछ दिखाई जाएगी, चाहे वो व्यक्ति हो जाए, चाहे वो उसमें इस्तेमाल किया गया उसके द्वारा कोई वेपन हो जाए, तब ये जो वेव्स होती हैं इनमें काफी उतार चढ़ाव इस प्रकार का देखने को मिलता है, जिसको माना जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, उस केस से इन्वॉल्व है। और लेकिन ये तभी किया जाता है जब वह व्यक्ति जो होता है वो उस दौरान, जब भी पुलिस की पूछताछ चल रही होती है, उसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो जब इस प्रकार की कुछ वेव्स देखने को मिलती हैं जो काफी उतार चढ़ाव वाली होती हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, इस केस में इन्वॉल्व है। तो ये कार्य ऐसे किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से उन लोगों से छिपी हुई जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता है जो पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं। एक केस ऐसा था जहां पर पुलिस और प्रशासन के ऊपर नार्को टेस्ट करवाया गया था। यह था यूपी का हाथरस कांड। जब ये यूपी का हाथरस कांड हुआ तो यहां पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा रहा था। पुलिस इन्वॉल्व थी ऐसा कहा जा रहा था, प्रशासन इन्वॉल्व है ऐसा कहा जा रहा था। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस प्रशासन का भी यहां पर नार्को टेस्ट करवाया गया। यह पहला ऐसा केस था जहां पर इस प्रकार की कोई चीज हुई थी। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो अब हम बात कर लेंगे किस चीज की, कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। वर्ष 2010 में सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना नार्को विश्लेषण, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि अनुच्छेद 20 की अंतर्गत आता है
3 धारा, इसके तहत किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो, और अगर किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट कराना है तो आपके पास कोर्ट की अनुमति होना अनिवार्य है। बिना कोर्ट की अनुमति नार्को टेस्ट नहीं होगा। नार्को परीक्षण के दौरान दिए गए बयान न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हम इन्हें 100% सही नहीं मानते हैं, ठीक है, सिवाय कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके जब अदालत को लगता है कि मामले के तथ्य और प्रकृति इसकी अनुमति दे रहे हैं, तभी ये स्वीकार्य होते हैं इस प्रकार के टेस्ट से निकले जो भी परिणाम है। आप देखोगे कोर्ट ने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार 2000 इस समय आप जो आपका आया था दिशा निर्देश दिए गए थे राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा, इन दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है और इसी के तहत आप ये कार्य कर सकते हो। अच्छा, क्या ये नार्को टेस्ट जो है ये पूरे वर्ल्ड में एज आ जो प्रूफ है वो माने जाते हैं, या कहीं पर इनको बैन भी किया गया है? तो 2 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इनको बैन कर दिया गया है। एक तो है ब्रिटेन, जहां पर नार्को टेस्ट बैन है या इस प्रकार से संबंधित कोई भी टेस्ट बैन है, और दूसरा है आपका अमेरिका, जहां पर इन टेस्ट को बैन करके रखा गया है कि ये जो टेस्ट हैं ये मान्य नहीं है और कोर्ट में आप इनको एज अ साक्ष्य बना करके प्रूफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप सभी ने समझ लिया कि क्या था नार्को टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है, क्या ये सही है या नहीं है। यहां पर एक एथिकल चीजें भी जुड़ जाती हैं, इसीलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जैसे मैंने बताया कि पिछले वर्षों में यह चर्चा में रहा है, तो आप सभी के लिए नार्को टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के क्विक कॉन्सेप्ट को लेकर के जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, आपकी कोई राय हो या आप चाहते हो मैं किसी विषय पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।